हेलो साथियों। आज हमारा क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। जियोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा सीटेट है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को ही पूछता है। ठीक है, तो हम जियोग्राफी में यानी एसएसटी का पार्ट हमारा जियोग्राफी है ना, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोब यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पिछले अध्याय में, ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी, ठीक है, गोलाकार नहीं है। मतलब हमने आपको पिछले अध्याय यानी लेसन नंबर 1 की बात कर रहा है, हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पोल्स पे कैसी है? चपटी है। कैसी है? चपटी है। पोल्स मतलब जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, मतलब इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। यहाँ पे पृथ्वी कैसी? चपटी है, और बीच में कैसी? उभरी हुई है। ठीक है, तो यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु, लघु मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। ठीक है, तो पृथ्वी, ठीक है, ग्लोब का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कैसा है? वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, कह रहा है ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो ग्लोब होते हैं ना, वे विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कुछ तो होते हैं बड़े ग्लोब, जिनको अब देखिए बड़ा है तो चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत होगी, तो जो बड़े ग्लोब होते हैं ना, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। मतलब इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं कैरी कर सकते। ठीक है, वहीं जो छोटे ग्लोब होते हैं, जैसे पॉकेट ग्लोब हुआ, ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी बारे में बता रहा है कि जो बड़े ग्लोब होते हैं ना, ठीक है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकते। बट जो पॉकेट ग्लोब होते हैं, या ऐसे कहते जो पॉकेट में रखने जो छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे जो ग्लोब होते हैं, अर्थात जिनमें हवा भरी जा सकती है, वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं उनको। ठीक है, अब देखिए ग्लोब स्थिर नहीं होता है। मतलब ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। मूवमेंट मतलब ऐसा है ना कि देखिए जैसे कुम्हार का आपने चाक देखा होगा, या फिर लट्टू को आप देखिए, जैसे घूमता है गोल गोल अपने अक्ष पे। ठीक है, जो कुम्हार का चाक है वो भी अपने अक्ष पे घूमेगा, लट्टू है वो भी अपने अक्ष पे घूमता है। तो वैसे साथियों पृथ्वी भी हमारे अपने अक्ष पे घूमती है। आगे जो चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, उसमें बताएंगे पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती है। ठीक है, तो वैसे ही साथियों यहाँ पे जो पृथ्वी की एक गति होती है, ठीक है, वो घूर्णन गति होती है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है कि इसी प्रकार इसे घुमाया जा सकता है। मतलब किसे? ग्लोब की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है ग्लोब पर, ठीक है, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर, ठीक है, किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। क्या है? कठिन है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है, ठीक है, कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे कि आप ग्लोब को देखेंगे तो जहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसी के ठीक बीचों बीच में एक होल होता है, जिसमें से एक सुई डाली गई रहती है। ठीक है, जहाँ से हमारा क्या करता है? जो ग्लोब होता है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, जो वो सुई होती है ना, जहाँ पे मतलब जो झुकी अवस्था में होती है, उसे हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष यानी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उसे उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अभी हमने बताया था। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों बोला? समझिएगा, जो पृथ्वी है ना, ठीक है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो साथियों ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, वैसे ही जो ग्लोब होता है ना, ठीक है, इसी अक्ष के परितः हम इसे क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? समझिएगा, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ठीक है, हमने मान लिया है कि पृथ्वी में मतलब ऐसे होती है, लेकिन पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी तो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती ही है। ठीक है, यह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कौन सी है वो है आपकी 0 डिग्री। ठीक है, या इसे हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, यानी 0 डिग्री के उत्तर में आप जाएंगे तो आपको उत्तरी गोलार्ध मिलेगा, और 0 डिग्री के दक्षिण में जाएंगे तो आपको दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा। ठीक है, और ये जो दोनों होते हैं ना, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर जो होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ बिंदु है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है ना। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए फिगर हमारा है, ये हमारा है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है?
90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो जैसे आप जाएंगे यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते 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 यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, वैसे नीचे भी आपका 1 डिग्री 2 डिग्री करके नीचे 90 डिग्री है, ठीक है। और जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आप या तो ऊपर जाएँ या तो नीचे जाएँ तो इनका क्या होता है, आकार घटता जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है जो विषुवत वृत्त है ना, यानी जो 0 डिग्री उसकी बात कर रहा है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा कितना, 360 अंश का 1/4, यानी 360 गुणे 1/4 करेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक है, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अभी हमने बताया कि 90 डिग्री आप जाएंगे ऊपर तो वहाँ पे उत्तरी ध्रुव आपको मिलेगा, और 90 डिग्री विषुवत वृत्त से नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दक्षिणी अक्षांश मिलेगा या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसे आगे कह रहा है इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश कौन सी होगी, जो विषुवत वृत्त के ऊपर है, और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कौन सी होगी, जो विषुवत वृत्त के नीचे हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त करते हैं। उ या द का मतलब, उ मतलब उत्तर और द का मतलब होता है दक्षिण, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा है कि महाराष्ट्र में एक स्थान है चंद्रपुर, और ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है उसमें एक स्थान है बेलो हेरिजेंटो। दोनों क्या है ना कि एक ही अक्षांश अर्थात 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि हम कहते हैं 20 डिग्री अंश पे, तो 20 डिग्री अंश तो एक एक्यूरेसी में नहीं मिल पा रही है कि 20 डिग्री मतलब है क्या, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं 20 डिग्री उत्तर 20 डिग्री दक्षिण, तो हम ये पता लगा लेंगे कि ये विषुवत वृत्त के ऊपर की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो जो है हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है। जो हमारा महाराष्ट्र का जो स्थान है चंद्रपुर, वो उत्तर जो हमारा 0 डिग्री है इसके 20 अंश क्या है, उत्तर में स्थित है, ठीक है। और जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये कहाँ है, विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र जैसे कि 2.2 में स्पष्ट किया गया है ना। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अभी हमने पीछे ही आपको बताया था, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। जैसे जैसे इससे आप ऊपर जाएंगे इनका आकार क्या होगा, घटता जाता है, ठीक है। वैसे अगर नीचे भी आते हैं तो यहाँ क्या होगा, इनका आकार घटता जाता है, ठीक है। देखिए अगर आप विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो आपको एक रेखा मिलेगी कर्क रेखा। अगर विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री आप नीचे जाते हैं तो एक रेखा आपको मिलेगी मकर रेखा, ठीक है। और हमने इसका नाम क्या बताया, 0 डिग्री भी कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा मतलब भूमि, मध्य मतलब उसके बीचों बीच, ठीक है। तो जो भूमि के ठीक बीचों बीच से जाती है रेखा उसको हम 0 डिग्री कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और इक्वेटर से अगर 23.5 डिग्री उत्तर जाते हैं, आप ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री ऊपर आपको क्या मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगा। और वहीं अगर 23.5 डिग्री नीचे आते तो आपको मकर रेखा मिलेगा, ठीक है। अच्छा 66.5 डिग्री ऊपर और जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलेगा। और अगर 66.5 डिग्री आप नीचे आते हैं तो आपको दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं की, ठीक है। देखिए एक है विषुवत वृत्त जिसे हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर जैसा कि हमने पढ़ ही लिया, और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में, इसको भी हम जानते हैं ना। इसके अतिरिक्त 4 अन्य जो है महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं भी हैं। कौन कौन सी हैं, जिसके बारे में भी हम बताए थे, ठीक है। देखिए एक है आपकी उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है, और दूसरी कौन सी है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। और तीसरी है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक है, जो हमारा 0 डिग्री है। इससे 66 डिग्री अब ऊपर जाते हैं यानी उत्तर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उत्तर ध्रुव वृत्त मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आप विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ आपको दक्षिण ध्रुव वृत्त मिलेगा, ठीक है, जैसा कि अपनी फिगर में आपको दिखाया था। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध की, ठीक है। देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर, ठीक है, जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे की बात करें, उनके बीच में जितनी भी हमारी क्या है अक्षांश रेखा है, वहाँ पे क्या होता है कि जो सूर्य है ना वर्ष में एक बार, ठीक है, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। क्या होता है, ठीक ऊपर होता है ना। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है ना। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है। समझिएगा इस चीज़ को, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ से
0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जाइए और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अब नीचे आइए, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी अक्षांश हैं, यहाँ पे सूर्य क्या करता है, वर्ष में एक बार दोपहर के समय सिर के ऊपर चमकता है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, इसको हमने क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद अगर किसी भी अक्षांश पर आप देखेंगे, जो दोपहर में सूर्य का जो सूर्य होता है ना, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। जो ध्रुव हमारे हैं, पोल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें कैसे होंगी, तिरछी होती चली जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है ना, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में था, ठीक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में था, यानी नीचे था, ठीक है, वाले क्षेत्र का जो तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त है ना, जो 66.5 डिग्री उत्तर में था, एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव, मतलब साउथ पोल की बात करें, ठीक है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है, ठीक है। क्यों, समझिएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हमने देख लिया अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में ना, कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर, ठीक है, कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका ये फिगर है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था आपको, एक 0 डिग्री अक्षांश था, लेकिन वो अक्षांश रेखा थी। अब हम बात करेंगे किसकी, देशांतर रेखा के, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे आप इधर चले जाइए, ये पूर्व है आपका, ठीक है, ये पूर्व है, और इधर क्या आइए, पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी को, ठीक है, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है ना। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी, ठीक है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। क्या होती है, घटती जाती है, समझिएगा ये कहना क्या चाहता है। ये हमारा फिगर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे दो देशांतर है। यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों के पास में जाते हैं इनकी दूरी क्या है, घटती जाती है ना, ठीक है, यही बात यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। यही कह रहा है कि ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। मतलब पोल्स की तरफ आप जाएंगे तो दूरी कैसी घटती जाएगी, लेकिन जहाँ हमारे 0 डिग्री अक्षांश होता है ना, वहाँ इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, ठीक है। एवं ध्रुवों पर देखिए, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। कैसी होती है, शून्य हो जाती है ना, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, ठीक है। इनकी लंबाई कैसी होती है, समान होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, ठीक है, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर, ठीक है, गिनती शुरू की जाए। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में यानी पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में
क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। इधर हमारा क्या पड़ता है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, अब इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया ना। ठीक है, वैसे आप इधर ऐसे बढ़ते जाइए तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, जो 0 डिग्री है ना यहाँ पे, ठीक है, इनकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों के पास बढ़ते जाएंगे, देखिए इनकी दूरी क्या है, घटती जाती है। ठीक है, और बिल्कुल पोल पे पहुँच के एक पॉइंट बन जाता है, एक बिंदु बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, आगे कह रहा है, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण के लिए असम में धुबरी, ठीक है, असम में एक स्थान पड़ता है धुबरी। ठीक है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ये कह रहा है कि जो असम है ना, वहाँ पे जो धुबरी स्थान है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अब अक्षांश की बात कर रहे हैं, अक्षांश मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, लेके एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी मतलब पूरब में जाएगा, ठीक है, स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा ना, 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है, तो 26 डिग्री उत्तर में जाइए आप, इससे उत्तर में जाएंगे, ठीक है, और 90 डिग्री पूर्व में जाएंगे आप। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों रेखा काटेगी वहीं पे आपकी धुबरी यानी असम का जो स्थान धुबरी है वो स्थित है। ठीक है, तो 26 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है, अब उस बिंदु को देखो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यह बिंदु कौन से, धुबरी का सही लोकेशन दिखाएगा आपको। ठीक है, इसको समझने के लिए, ठीक है, कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ठीक है, जैसे चित्र 2.7 में दिखाया गया है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये एक होमवर्क दे रहा है आपको ऐसे करने के लिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आप देखेंगे कि वृत्त अ, ठीक है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। ठीक है, ये तो चलिए अब दिया था। अब हम बात करेंगे देशांतर और समय की। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, देशांतर और समय क्या है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की क्या है, गति है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। मतलब आप देखेंगे, ये कहना चाहता है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है ना, ये प्रतिदिन का क्रियाकलाप है। ठीक है, यह पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व का मतलब पूरे जितने भी हमारे देश है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। पूरे हमारे पृथ्वी में जितने भी सारे देश है उसके बारे में बात कर रहा है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाले, ठीक है, परछाई से लगाया जा सकता है। ठीक है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ठीक है, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। समझिएगा, कह रहा है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ठीक है, यानी जब सबसे सूर्य जब टॉप पे होगा तो उस समय क्या होगा ना कि याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या होगी, दोपहर होगी। ठीक है, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अभी हमने पीछे क्या बताया कि जो पृथ्वी है ना, इसकी 2 गतियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की एक गति ये है, ठीक है, जो अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, तो ये कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीनविच के पूर्व में है, 0 डिग्री के पूर्व नहीं बोला, ये ग्रीनविच के बोला है। ठीक है, जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका समय क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा। ठीक है, और जो स्थान पश्चिम में है उनका समय कैसा होगा, पीछे होगा। ठीक है,
पीछे होगा ना। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है ना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। ये तो सब जानते हैं कि जो पृथ्वी हमारी है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी, और 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। मतलब 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में, ठीक है, 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, कहाँ पे, 15 डिग्री पूर्व में, ठीक है, समय होगा 15 गुणे 4, ठीक है, 15 गुणे 4। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कह रहा है ग्रीनविच में कब कितने बजे हैं, 12, और ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व जा रहे हैं। अब 15 डिग्री कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है ना, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो हम 15 गुणे 4 कर देंगे, ठीक है, 15 गुणे 4 कर देंगे, मतलब 60 मिनट, ठीक है, कितना, 60 मिनट, ठीक है। अर्थात अब देखिए 15 डिग्री 1 घंटा, 1 घंटे का मान 60 मिनट ही तो होता है ना, तो वही कह रहा है 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, जो पूर्व में होगा वो ग्रीनविच से क्या होगा, जैसे ग्रीनविच में अगर 5 बज रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 1 घंटा आगे मतलब 6 बज रहा होगा, ठीक है, जो ग्रीनविच के आगे यानी पूर्व में होगा, ठीक है। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में अगर आप जाते हैं ना तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा ना, 1 घंटा पीछे। अगर ग्रीनविच में आपका 5 बजेगा तो वहाँ पे आपका 4 बजेगा, क्योंकि वो ग्रीनविच के पीछे यानी पश्चिम में है, ठीक है। और वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, ठीक है, तो वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट माना है, मतलब समय माना है कि 12 बजे, ठीक है। अगर 12 बजे ग्रीनविच में हो रहे हैं तो अगर 15 डिग्री आप आगे जाते हैं, ठीक है, ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे जाते हैं तो आपका समय 1 घंटा आगे होगा, मतलब वहाँ पे दोपहर के 1 बज जाएगा। लेकिन आप ग्रीनविच से 15 डिग्री पीछे यानी पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ आपका जो समय है वो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, मतलब 12 में से आप 12 बज रहा है ना, 1 घंटा माइनस कर दिए तो वहाँ पे 11 बजे होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है। तो क्या हमने बताया यहाँ पे कि जब ग्रीनविच में दोपहर का 12 बजा होगा तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी ना। आगे चलते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, ठीक है, दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा जब 12 बजता है तो सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है ना। तो वही कह रहा है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम यानी टॉप पॉइंट पे होता है तो क्या होता है कि दोपहर में उस समय घड़ी के दिन में, ठीक है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थिति का स्थानीय समय होगा, क्या होगा, स्थानीय समय होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, ठीक है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है, पॉइंट क्या है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, भाई क्या जरूरत है उसको मानने की। देखिएगा, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर, ठीक है, अलग अलग जो याम्योत्तर हैं वहाँ पर स्थित जो स्थान है उनके स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो कह रहा है अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे, उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए, ठीक है, समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय, ठीक है, समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कितना है, 1 घंटा 45 मिनट। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देखिए एग्जाम्पल दे रहा है कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियों उसके लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, लेकिन उसी लिए हम क्या करते हैं कि भारत में जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, भारत में गुजरात में एक स्थान पड़ता है द्वारका और असम में एक स्थान है डिब्रूगढ़, यहाँ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कितना है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, ठीक है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि, ठीक है, देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का हम क्या करेंगे, मानक समय मान लेंगे वहाँ का, ठीक है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। भारत में 82.5 डिग्री, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, 82.5 डिग्री जो पूर्व, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है, ठीक है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है, अपने भारत की बात कर रहा है ना। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करता है कबीर।
कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कबीर नाम का लड़का है, वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में, ठीक है, रहता है ना। तो कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, ठीक है, उसका एक मित्र है आलोक, उससे क्या कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, ठीक है। वो आज क्या करेंगे, ये दोनों, मतलब जो कबीर है वो कहता है अपने दोस्त आलोक से, ठीक, कबीर कहाँ रहता है, भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, ठीक है। और अपना जो उसका मित्र आलोक है उससे कहता है कि जो वे लोग हैं ना, मतलब कौन, कबीर, वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों, समझिएगा। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। कब होगा, 2 बजे अपराह्न में, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा ना, ठीक है, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है, ठीक है। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री, या ऐसे कहिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, ठीक है। ग्रीनविच अभी हमने बताया था ना 0 डिग्री, ठीक है, जहाँ से जिसे हमने माना था। तो वहाँ से अगर पूर्व में जाते हैं आप, ठीक है, ग्रीनविच के पूर्व में जाएंगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा, और ग्रीनविच के पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। तो वही ग्रीनविच की बात कर रहा है कि ग्रीनविच के समय से, ठीक है, 5.5 घंटा, या ऐसे कह सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, कहाँ, हमारा समय यानी भारत का, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ग्रीनविच से हम आगे हैं, मतलब हम पूर्व दिशा में हैं, और ग्रीनविच हमसे पीछे है यानी पश्चिम दिशा में है, ठीक है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्यों, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट अगर आप 2 में जोड़ेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी घड़ी में 2 बज रहा है, उसमें 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो 7:30 हो जाएगा, है ना। तो चूँकि ग्रीनविच में क्या बताया, ठीक, ग्रीनविच में, ठीक है, ग्रीनविच में आपका कितना, ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, तो ग्रीनविच में 2 बजेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 7:30 बजेगा शाम को, है ना। तो कुछ देशों का, ठीक है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ठीक है। जैसे रूस है ना, इन लोग यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एक से अधिक मानक समय यहाँ पे है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, रूस की बात कर रहा है ना यहाँ पे, कि एग्जाम्पल के रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। तो रूस में कितने मानक समय हैं, 11 टाइम जोन है। हमारे इंडिया में कितना, 1 टाइम जोन है, ठीक है, 82.5 डिग्री, लेकिन रूस में कितना है, 11 है, ठीक है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री या 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर 2 समाप्त हो जाता है, ठीक है।